यह वीडियो बनाते हुए बचपन की कुछ बातें याद आ गई। बचपन में हिंदी की क्लास में एक मुहावरा सीखा करते थे कि जिनके खुद के घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। आपके यहां गन वायलेंस, आपके यहां बच्चों के ऊपर टारगेटेड किलिंग्स, आपके यहां रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, आपके यहां कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन, आपके यहां गन वायलेंस, लेकिन फिर भी कम्युनल वायलेंस इंडिया में, रिलीजियस इंटॉलरेंस इंडिया में, माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन इंडिया में, मानवाधिकार का हनन इंडिया में, यह सब दोगलापन है। जिनकी आप नीचे फोटो देख रहे हैं, यूएस की एक कांग्रेस वुमन है और इन्होंने भारत के खिलाफ यूएस कांग्रेस में एक प्रस्ताव पेश करा है कि भारत जो है काफी इंटॉलरेंट देश है और इनके खिलाफ हमारे को सैंक्शंस लगाने चाहिए। इन्होंने ऐसा बोला है कि भारत में क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम, दलित और आदिवासी के खिलाफ वायलेंस बढ़ता जा रहा है। इस वजह से यूएस को इंडिया के साथ कोई बहुत ज्यादा रिलेशन मेंटेन नहीं करना चाहिए और यूएस को इंडिया से एक दूरी बना के रखनी चाहिए और रादर सैंक्शंस लगा देने चाहिए इंडिया के ऊपर, ऐसा इन्होंने अपने प्रस्ताव में बोला। क्या है पूरा मसला और इससे इंडिया यूएस के रिलेशंस पे क्या फर्क पड़ने वाला है, पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मधुर गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूएस का लिंक नहीं दिया, टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा अपना मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू हो गया। आप में से जिन्होंने प्रीलिम्स 2022 क्लियर करा है, डू ज्वाइन द मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पे आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिलेगी हैंड होल्डिंग के साथ बिल्कुल, और साथ में आपको आंसर राइटिंग, एस्से राइटिंग, ऑप्शनल सब कुछ कवर किया जाएगा इस मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में। ऑल्सो अनअकैडमी से इस बार 178+ टॉपर्स थे 2021 में, सो डू ज्वाइन अनअकैडमी। मेंस, ऑप्शनल और एस्से की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चालू है। साथ के साथ संडे को, मतलब कि 26 जून को सुबह 11 बजे हमारा मेगा कॉम्बैट होने वाला है, जहां पे आपको क्यूरेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। 2021 के जो टॉपर्स हैं उसमें से 23 टॉपर्स ने रेगुलरली हमारा कॉम्बैट अटेम्प्ट करा था। ऑल्सो सीएसई एश्योर ऑफर चालू है, जहां पे अगर आप 2 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल का एक्सटेंशन आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 29 जून से, इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के लिए। साथ के साथ ऑप्शनल के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, सो डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी। आगे बढ़ने से पहले एक मॉक क्वेश्चन देखते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से अपने यूपीएससी मेंस के पेपर 2 में क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बनेगा कि राइजिंग कन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया में हैव अ बियरिंग ओवर द डिप्लोमेटिक टाइज ऑफ इंडिया विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एनालाइज। वो ये बोल रहा है कि बढ़ता हुआ फसाद जो है भारत में, उसका हमारे जो कूटनीतिक संबंध हैं, जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है दूसरे देशों के साथ, उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। इस स्टेटमेंट का आकलन करना है, इसको एनालाइज करना है। 250 वर्ड में ऐसा हमारे को आंसर लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको आने वाले स्लाइड्स में मिल जाएगा, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। वहां से आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू राइट दिस आंसर, राइट। सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्ट मुद्दा क्या है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, इनका नाम है इल्हान ओमर। ये बेसिकली सोमालिया की एक रेफ्यूजी हैं जो 13 साल की उम्र में यूएस जाती हैं सोमालिया में सिविल वॉर से बचने के लिए, और उसके बाद ये यूएस में चुनाव लड़ती हैं और यूएस की पहली हिजाब वेयरिंग कांग्रेस वुमेन बन जाती हैं, राइट। इन्होंने रिसेंटली यूएस के कांग्रेस में एक रेजोल्यूशन पेश करा, जहां पे इन्होंने बोला कि देखिए, इंडिया में रिलीजियस वायलेंस जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इंडिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी इंक्रीज हो रहे हैं, यहां पे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार कर रही है, और इंडिया में पर्टिकुलरली मुस्लिम्स, पर्टिकुलरली क्रिश्चियंस, सिख्स, दलित्स और आदिवासी के ऊपर परसिक्यूशन हो रहा है। और यूएस को, क्योंकि यूएस एक लिबरल देश है, क्योंकि यूएस एक बहुत ज्यादा फंडामेंटल राइट लविंग देश है, ह्यूमन राइट्स लविंग कंट्री है, इस मायने से यूएस को इंडिया के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। यूएस में एक कानून है जिसका नाम है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम्स एक्ट। बेसिकली इस कानून के तहत यूएस ये देखता है कि जिन जिन देशों में दुनिया में रिलीजियस फ्रीडम एडिक्वेटली नहीं मिल रही है, जहां पे धर्म के नाम पे किसी का उत्पीड़न हो रहा है, धर्म के नाम पे किसी का परसिक्यूशन हो रहा है, वहां पे यूएस जो है अपनी इंटरफेरेंस करने की कोशिश करता है और उस रिलीजियस उत्पीड़न को, उस रिलीजियस परसिक्यूशन को रोकने की कोशिश करता है। तो इल्हान ओमर इन्होंने ये बोला कि इंडिया जो है उसको इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के अंडर हमारे को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित कर देना चाहिए। बेसिकली ये वाला जो कानून आप देख रहे हो, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट, इस कानून के अंदर एक प्रोविजन होता है कि आप किसी भी देश को ये टैग दे सकते हो। कौन सा टैग? कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, कि इस देश को लेके हमारे मन में थोड़ी सी आपत्ति है, थोड़ी सी चिंता है, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न,
तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप इस कानून के अंदर कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित कर दिए जाते हैं तो आपके ऊपर कई बार यूएस जो है इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकता है। इकोनॉमिक सैंक्शंस का मतलब है कि आप डॉलर यूज नहीं कर सकते, आप यूएस के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, दुनिया में दूसरे देशों के साथ जब आप ट्रेड करोगे तो डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन्हें बोला जाता है इकोनॉमिक सैंक्शंस। तो इन्होंने, इल्हान उमर ने ऐसा एक प्रस्ताव रखा कि क्योंकि भारत ह्यूमन राइट्स की कदर नहीं करता, क्योंकि भारत में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, इस वजह से यूएस को इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट का यूज करते हुए इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित कर देना चाहिए और भारत की सरकार के साथ यह मसले उठाने चाहिए कि यहां पे इतना ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्यों हो रहा है, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस का। इसी के साथ अमेरिका में एक बॉडी है, सरकारी बॉडी है, जैसे अपना नीति आयोग प्लानिंग कमीशन होता है, वैसे इनके यहां भी एक बॉडी है जिसका नाम है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ये वाली बॉडी, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये एक बॉडी है। इन्होंने भी कुछ साल पहले ये बोला था कि इंडिया में रिलीजियस वायलेंस जो है बढ़ता जा रहा है, परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज बढ़ता जा रहा है और इसलिए यूएस की सरकार को इंडिया के साथ ये मुद्दा उठाना चाहिए और यूएस की सरकार को इंडिया के साथ एक दूरी बनानी चाहिए। मतलब कि अगर हम यहां से यूएस की इंटरनल पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करें तो यहां पर जो छुटभैया नेता टाइप लोग हैं और जो छोटी छोटी बॉडीज हैं उनमें कहीं ना कहीं एक एंटी इंडियन सेंटीमेंट देखने को मिलता है और वो ये फैला रहे हैं वहां पर कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम जो है वो काफी ज्यादा कम हो रही है और यहां पर माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। रिसेंटली अप्रैल की बात है, ये जो आप महिला देख रहे हैं इल्हान उमर, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी गई थी। बेसिकली शी वाज ऑन अ विजिट टू पाकिस्तान और उस दौरान, अपने विजिट के दौरान, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी गई थी। इंडिया ने इस बात की कड़ी निंदा करी थी और ये बोल रहा था कि ये जो पर्टिकुलर विजिट है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ये भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी के खिलाफ जाता है और इल्हान उमर को इस प्रकार की छोटी राजनीति नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार की नैरो पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। उनके जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल एजेंडा है उनको भारत की सॉवरेंटी से अलग रखना चाहिए, ऐसा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट निकाला था। कहने का मतलब है कि यूएस के अंदर कई सारे ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप्स, कई सारी ऐसी बॉडीज हैं जो भारत को एक इनटॉलरेंट देश समझते हैं और भारत को ऐसा समझते हैं कि यह एक पर्टिकुलर रिलीजन द्वारा डोमिनेटेड देश है और यहां पे माइनॉरिटीज के राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है। इस प्रकार से सेंटीमेंट जो है यूएस में स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ ये जो इल्हान उमर है, इन्होंने दो देशों का और क्रिटिसिज्म करा, एक इजराइल का, क्योंकि इजराइल और पैलेस्टाइन का कंफ्लिक्ट चालू है और पैलेस्टाइन में मुस्लिम्स रहते हैं। तो बेसिकली ये जो इल्हान उमर है ये मुस्लिम राइट्स चैंपियन है यूएस में, ऐसा माना जाता है उधर कि ये जो है मुस्लिम राइट्स को काफी ज्यादा आगे प्रमोट करती है और इसी वजह से इन्होंने इजराइल को क्रिटिसाइज करा, क्योंकि इजराइल और पैलेस्टाइन का कंफ्लिक्ट चालू था, पैलेस्टाइन में मुस्लिम्स रहते हैं। साथ के साथ चाइना में एक रीजन है जिसका नाम है जिंगजियांग रीजन, जहां पे उइगुर मुस्लिम्स रहते हैं। चाइना जो है वो उइगुर मुस्लिम्स का परसिक्यूशन कर रहा है और ये बात किसी से दुनिया में छुपी नहीं है। तो इन्होंने चाइना का भी क्रिटिसिज्म करा। तो कुल मिला के इन्होंने तीन देशों का क्रिटिसिज्म करा, इंडिया का, इजराइल का और चाइना का, और ये बोला कि इन तीनों देशों में रिलीजियस इंटॉलरेंस काफी ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है और इसलिए यूएस को इन तीनों देशों से दूरी बनानी चाहिए और यूएस को, क्योंकि यूएस ह्यूमन राइट्स का चैंपियन है, इसलिए उसको इन तीनों देशों के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, पर्टिकुलरली कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित करके। सवाल उठता है यहां पर इंडिया का क्या स्टैंड है। देखिए, ऐसी छोटे मोटे जो छुटभैया नेता होते हैं वो तो कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन एंड में अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो इंडिया को यूएस की जरूरत है, यूएस को इंडिया की जरूरत है। अगर हम पूरा का पूरा डिप्लोमेटिक सिनारियो देखें तो आपको पता है कि इंडिया और यूएस को मिलकर चाइना को इंडो पैसिफिक एरिया में और पर्टिकुलरली साउथ चाइना सी में रोकना है। मतलब कि हमारे को इंडो पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट, ओपन एंड इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन करना है। मतलब कि हम चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक में किसी भी एक देश का, चाइना का राज ना हो और सारे देश पूरी की पूरी आजादी, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस से वहां पे रह सकें। इंडिया और यूएस दोनों क्वाड का पार्ट हैं और दोनों वहां पे कोलैबोरेट कर रहे हैं चाइना को रोकने के लिए। कहने का मतलब है, ऑब्वियसली आपको एग्जाम में सीधे नहीं लिखना कि इंडिया एंड यूएस आर कोलैबोरेटिंग टू स्टॉप चाइना इन द रीजन, ये डिप्लोमेटिकली गलत हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लाइन बोल रहा हूं, राइट। एग्जाम में तो आपको पता ही है क्या लिखना है कि इंडिया एंड यूएस आर अ पार्ट ऑफ क्वाड टू मेंटेन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट इन द इंडो पैसिफिक एरिया एंड ऑल्सो टू मेंटेन ओपन एंड इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर। इस तरीके से हमारे को डिप्लोमेटिकली ये लाइन आंसर में लिखनी है, राइट। सीधा कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे कि इंडिया एंड यूएस आर वर्किंग टुगेदर टू स्टॉप चाइना इन द रीजन, डिप्लोमेटिकली ये स्टेटमेंट काफी गलत हो जाएगा। सो इंडिया जो है यूएस के साथ कोलैबोरेट कर रहा है क्वाड में चाइना को रोकने के लिए और साथ में ऑस्ट्रेलिया, जापान भी क्वाड का पार्ट है। यूएस को इंडिया की काफी ज्यादा जरूरत है क्योंकि यूएस को समझ आ चुका है कि अकेले चाइना को रोकना उसके बस की नहीं है, तो उसको
एशिया में बड़े बड़े देशों की जरूरत पड़ेगी। अब एशिया में चाइना के बाद जो सबसे बड़ा देश है वो तो हिंदुस्तान ही है, और एशिया में इंडिया ही इकलौता देश है जो यूएस की मदद कर सकता है चाइना को रोकने के लिए। उस नजरिए से यूएस के लिए इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देश है। एंड पर्टिकुलरली अगर हम आज का सिनारियो देखें जहां पे रशिया जो है आउटराइटली यूएस के खिलाफ जा रहा है, उस सिनारियो में भी रशिया को इंडिया के साथ क्लोज रिलेशंस मेंटेन करने की जरूरत है, नहीं तो यूएस जो है काफी ज्यादा अकेला पड़ सकता है इन फ्रंट ऑफ रशिया एंड चाइना। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम अपने नजरिए से बात करते हैं तो हमारे को भी यूएस की जरूरत है, क्योंकि हम अकेले चाइना को आज की तारीख में नहीं रोक सकते। रियलिटी यही है कि इंडिया चाइना की मिलिट्री और इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज में काफी फर्क है। इस वजह से इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड के अंदर कोलैबोरेट करके चाइना को रोकने का एक प्लान बनाया। ऑल्सो इंडिया जो है अपने डिफेंस के प्रोक्योरमेंट को डाइवर्सिफाई कर रहा है। पहले हम सारा का सारा डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से खरीदते थे, लेकिन अब फ्रांस और यूएस से भी खरीद रहे हैं, इजराइल से भी खरीद रहे हैं। कहने का मतलब है हम डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। इस माध्यम से भी हमारे को यूएस की काफी ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइज, रिसेंटली पीयूष गोयल जो कि हमारे मिनिस्टर है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाल दी थी जहां पे उन्होंने बोला कि यूएस जो है हमारा दुनिया में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। तो यूएस इंडिया के लिए और इंडिया यूएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर भी हैं। यूएस से काफी ज्यादा एफडीआई एफपीआई इंडिया में आती है। कहने का मतलब है कि ऐसे छुटभैया नेताओं के बयानबाजी पे, और ये जो छोटी मोटी गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो ये अपने अलग अलग कमरे में बैठ के बयानबाजी करते रहते हैं, इनकी बयानबाजी को लेके इंडिया यूएस के रिलेशंस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहां पे एक कंसर्न है कि ये जो ऐसे छुटभैया नेता होते हैं और ये छोटी छोटी गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, इनको इंडिया का रियल सेक्युलर नेचर कभी समझ नहीं आया, क्योंकि ये इंडिया में रहे नहीं है। देखिए, इतना बड़ा और डाइवर्स देश है तो छोटे मोटे कंफ्लिक्ट तो चलते रहेंगे, और एंड में हमारे पास सरकार, पुलिस, प्रशासन और जुडिशरी है। जुडिशरी विच इज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट इज एक्सट्रीमली प्रोएक्टिव, जिसे जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब है अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वो एकदम सेफ और सिक्योर है। थोड़े बहुत कंफ्लिक्ट्स होते हैं, वी डू अग्री टू दैट, लेकिन उन कंफ्लिक्ट्स को रिजॉल्व भी कर लिया जाता है। यहां पे समझना यह है कि इस टाइप की जो बयानबाजी होती है ये इंडिया के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है वहां पे। अब आप ऐसा सोचिए कि कोई इंडियन सिटीजन, कोई इंडियन डियास्पोरा यूएस में रह रहा है, कोई भारतीय नागरिक यूएस में पढ़ाई कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसके लिए यहां पे स्थिति थोड़ी खराब हो जाती है कि उसके लिए एक रिस्क बढ़ जाता है कि वहां के जो लोग हैं वो उसको कैसे देखेंगे कि ये तो इंडिया से आता है जो कि एक इंटॉलरेंट देश है, ये तो इंडिया से आता है जहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, ये तो इंडिया से आता है जहां पे रिलीजियस माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन होता है, विच इज नॉट ट्रू। बट वहां पे डोमेस्टिक ओपिनियन इस तरीके से क्रिएट हो रहा था जो हमारे डियास्पोरा के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और दुनिया में इंडिया के लिए थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर सकता है। इसी के साथ यहां पे पाकिस्तान जैसे देशों को एक मौका मिल जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में इंडिया के खिलाफ एजेंडा उठा सकें कि देखो, सिर्फ हम नहीं कहते कि इंडिया में मुस्लिम्स का परसिक्यूशन हो रहा है, यूएस के छोटे छोटे नेता भी ये बोल रहे हैं, इसका मतलब इंडिया में सही में मुस्लिम्स का और दूसरे रिलीजियस माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन हो रहा है। तो पाकिस्तान को भी इस टाइप के छोटे मोटे मुद्दों पर राजनीति करने का मौका मिल जाता है। खैर, हमारे को इससे फर्क नहीं पड़ता, कर कुछ नहीं सकते, लेकिन फिर भी इंडिया जब ऐसा है ही नहीं, इंडिया में रिलीजियस माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन कोई हो ही नहीं रहा है, वी आर कंप्लीटली सेक्युलर, तो फिर ये बिना बात की बयानबाजी क्यों? कहने का मतलब अगर हम ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स देखें तो वहां पे इंडिया और यूएस के रिलेशंस पे कोई खास फर्क पड़ने ही नहीं वाला, बट हल्का सा डोमेस्टिक जो हमारा वहां पे डियास्पोरा है उनको हल्की सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान को थोड़ा सा यहाँ पे जो है एक राजनीति करने का मुद्दा मिल सकता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन पे, राइट। तो ये है पूरा का पूरा मसला। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मदद गुप्ता, लेट्स क्रैक इट।